जी हां दोस्तों, वक्फ पर गिरे एनडीए के 2 विकेट। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू होते ही टूटी मोदी की बैसाखी। वक्फ के विरोध में सुप्रीम कोर्ट पहुंचे जेडीयू और नीतीश के नेता। नीतीश का शाह को बड़ा झटका। बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जब्बार खान। दोस्तों, आखिर ऐसी वो कौन सी स्थिति उत्पन्न हो गई जब सुप्रीम कोर्ट में वक्फ संशोधन विधेयक और कानून पर सुनवाई शुरू होती ही एनडीए के अंदर भारी टूट की खबरें सामने आने लगी। आखिर ये कौन सी खबरें हैं और कौन सी स्थिति है जिसमें एनडीए के 2 बड़े विकेट गिरने की बात कही जा रही है? कौन कौन से ऐसे एनडीए के सहयोगी हैं जिन्होंने एनडीए के उस समूह को छोड़ दिया है, अलग रास्ता अपना लिया है? तो क्या मोदी सरकार के लिए अब कानून के साथ साथ में केंद्र के मोदी की कुर्सी पर भी इसका कोई बड़ा असर पड़ने जा रहा है? आखिर नीतीश कुमार ने इस बीच में वक्फ पर आखिरी क्षणों में मोदी शाह को कौन सा झटका दिया है जिसके बुनियाद पर मोदी शाह इस वक्त न सिर्फ तिलमिलाए हुए हैं बल्कि बौखलाहट में कुछ ऐसे कदम उठा रहे हैं जिससे उनकी और ज्यादा मुश्किलें बढ़ती हुई दिख रही हैं। तो वक्फ कानून के विरोध में जेडीयू और नीतीश के नेता जब सुप्रीम कोर्ट पहुंचे तो ऐसी स्थिति में सुप्रीम कोर्ट जिस मामले की सुनवाई करने जा रहा था, इस मामले को लेकर के और क्या कुछ फर्क पड़ेगा आपको तफसील से बताते हैं। दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक आप जरूर देखें। दोस्तों, बीते इतने दिनों से जिस अंदाज में आपने पूरे देश के अंदर देखा कि वक्फ कानून को लेकर के अलग अलग राज्यों में घमासान न सिर्फ मचा है बल्कि भारतीय जनता पार्टी के विरोध के साथ साथ उनकी सहयोगी पार्टियों का बीजेपी से भी ज्यादा विरोध हो रहा है। और ये विरोध सिर्फ मुसलमान या अल्पसंख्यक समाज नहीं कर रहा बल्कि इस विरोध में वो 60% भारतीय जनता पार्टी को गैर वोटर यानी कि 60% वो हिंदू वोटर भी शामिल हैं जो बीजेपी को वोट नहीं करते हैं। ऐसी स्थिति में 16 अप्रैल जो कि सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई का वक्फ कानून को लेकर के बड़ा दिन, और इस बीच में जो खबर सामने आई उसने मोदी और शाह को हिला दिया, क्योंकि पहले ही हमने आपको बताया था कि किस तरीके से नीतीश कुमार अधर में लटके हुए हैं। नीतीश कुमार फैसला ले नहीं पा रहे हैं, चाहे औरंगजेब का मामला रहा हो जब उन्हीं के पार्टी के एक एमएलसी ने औरंगजेब के मामले पर समाजवादी पार्टी के नेता अबू आसिम आजमी का खुल करके सपोर्ट किया था तो बीजेपी नीतीश पर दबाव नहीं डाल पाई थी। नीतीश ने भी अपने पार्टी के एमएलसी को रोका नहीं था कि साहब हमारी सहयोगी पार्टी का ये स्टैंड नहीं है। ठीक उसी तरीके से जब पूरे देश के अंदर सुप्रीम कोर्ट में करीब करीब 2 दर्जन से ज्यादा याचिकाएं वक्फ कानून के खिलाफ में पड़ी तो नीतीश कुमार के पार्टी के नेता भी सुप्रीम कोर्ट में अपनी याचिका लेकर के पहुंच गए और नीतीश कुमार की चुप्पी और खामोशी मोदी और शाह को अंदर ही अंदर कचोक रही थी। दोस्तों, मैं आगे नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू सरीखे दूसरे और सहयोगियों की बात करूं उससे पहले 2 अपडेट आपको दे दूं। एक ये कि हमने आपको बताया इससे पहले के वीडियो में कि किस तरीके से एनडीए के एक बड़े सहयोगी रहे, केंद्र में मंत्री रहे चिराग पासवान के चाचा पशुपति पारस ने किस तौर पर आधिकारिक तौर पर यह ऐलान कर दिया कि अब एनडीए से उनका कोई नाता नहीं रहा है। यानी कि वक्फ संशोधन विधेयक और कानून पर सुनवाई से ठीक चंद घंटों पहले पशुपति पारस का एनडीए से अलग होने का आधिकारिक तौर पर ऐलान करना एनडीए के लिए एक तरीके से असहजता पैदा करता हुआ दिखा। और ऐसी स्थिति में ये वही पशुपति पारस हैं जिन्होंने जब भारतीय जनता पार्टी और चिराग के बीच में कुछ अनबन की खबरें सामने आई थी तो इन्होंने किस तौर पर अमित शाह के साथ में बैठक करके, अमित शाह के साथ में मुलाकात करके और रणनीति को बनाने और नए सिरे से खुद के सहयोग को मोदी और शाह को देने की वकालत और बात की थी। मगर अब जबकि इन्होंने खास तौर पर ऐलान कर दिया है और माना यह जा रहा है कि अब वो तेजस्वी और राहुल के टीम में आ चुके हैं। दोस्तों, आधिकारिक ऐलान उसका बाकी है। दूसरा जो अहम मुद्दा है और बिंदु है इसका विकेट गिरने का, जीतन राम मांझी ने लगभग फैसला कर लिया है कि अगर उनकी बिहार विधानसभा चुनाव में सीटों के बंटवारे को लेकर के नहीं सुनी गई, जैसा कि उन्होंने ऐलान किया भी 30 से 40 सीटों का, तो ऐसी स्थिति में वो एनडीए का साथ छोड़ने का ऐलान कर देंगे। और माना यह जा रहा है कि 16 अप्रैल खत्म होते होते 17 अप्रैल लगते लगते जीतन राम मांझी कोई बड़ा ऐलान करने जा रहे हैं। दोस्तों, आपने देखा, हमने दिखाया भी था किस तरीके से उन्होंने
नीतीश और भारतीय जनता पार्टी के सामने एक ऐसी स्थिति पैदा कर दी थी 40 सीटों के ऐलान के साथ में, घोषणा के साथ में। उन्होंने पहले भी कहा था कि झारखंड में और दिल्ली में बीजेपी ने मुझे औकात दिखाई, लेकिन मैं बिहार में इस गठबंधन को, भारतीय जनता पार्टी को उसकी राजनीतिक हैसियत और औकात दिखाने की स्थिति में तो आई हूं। अब ऐसी स्थिति में दो महत्वपूर्ण सहयोगी जो कि एनडीए से इस बीच में अलग हो रहे हैं, जब भारतीय जनता पार्टी को, केंद्र की मोदी सरकार को सबसे ज्यादा इन सहयोगियों की जरूरत है दोस्तों। और ये तो बात नीतीश, नायडू, चिराग और जयंत से इतर की है, मगर इसका इंपैक्ट क्या होगा आने वाली स्थिति में, आने वाले दिनों में इंपैक्ट बहुत बड़ा होने जा रहा है। कहा यह जा रहा है कि 24 घंटे पहले नीतीश कुमार का जो संदेश लालू प्रसाद यादव को गया, तेजस्वी और राहुल गांधी की मुलाकात हुई और इस बीच में उसी के कुछ घंटों के बाद में पशुपति पारस ने एनडीए से अलग होने का ऐलान कर दिया। जीतन राम मांझी एनडीए से अलग होने का ऐलान करने जा रहे हैं। ऐसी स्थिति में एनडीए एक ऐसे तिराहे पर खड़ा है जहां उसको सूझ नहीं रहा कि रास्ता आखिर में होगा क्या। तो एक ऐसी स्थिति जिस वक्त सुप्रीम कोर्ट में 16 अप्रैल को सुनवाई की तारीख रखी गई। दूसरा इसका पहलू, नीतीश खामोश हैं, जबकि नीतीश के अल्पसंख्यक कोषाध्यक्ष जो कि सुप्रीम कोर्ट में इसी वक्फ कानून के विरुद्ध में अपनी अपील लेकर के पहुंच गए। 7 याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में दोस्तों केंद्र की सरकार, भारतीय जनता पार्टी के राज्यों की सरकारों की तरफ से भी लगाई गई कि कानून बेहतर है, इसका समर्थन होना चाहिए, इस पर आंच नहीं आनी चाहिए। लेकिन इस बीच में जिस तरीके से इन याचिकाओं के साथ साथ में अब नीतीश की पार्टी के एक बड़े नेता ने याचिका दाखिल कर दी है सुप्रीम कोर्ट में, और नीतीश कुमार उस पर खामोश हैं, नीतीश कुमार उस पर चुप हैं। मोदी और शाह ये बताते नहीं थक रहे कि यह कानून कितना लाभदायक है देश के लिए, मुसलमानों के लिए, खासतौर पर पसमानदा और पिछड़े हुए गरीब मुसलमानों के लिए, और खासतौर पर यह कानून उन लोगों के ऊपर प्रहार है जिन्होंने वक्फ के जमीनों को हड़प रखा है। क्योंकि दोस्तों मध्य प्रदेश से लेकर के छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश से लेकर के देश के दूसरे राज्यों में बड़े स्तर पर, बड़ी तादाद में, बड़े रकबे पर जिस तरीके से वक्फ की जमीनों पर कब्जा है, और ख़ास तौर पर उसमें असर व रसूख वाले लोग हैं, ख़ास तौर पर उसमें राजनीतिक नेताओं की उसमें भागीदारी है कब्जा करने में। ऐसी स्थिति में मोदी और शाह ये बताते हुए नहीं थक रहे कि साहब ये कानून वक्त की ज़रूरत थी, मगर मोदी और शाह के ही वो करीबी, उनकी ही वो बैसाखी, नीतीश कुमार के शक्ल में दूसरी सबसे मजबूत बैसाखी, उन्हीं के नेता जब सुप्रीम कोर्ट पहुँच गए वक्फ कानून के विरोध में, तो नीतीश कुमार खामोश हैं। नीतीश कुमार जवाब तक नहीं ले रहे। माना ऐसा जा रहा कि नीतीश कुमार की सहमति ही नहीं, बल्कि नीतीश कुमार के इशारे पर उनकी पार्टी के नेता और अल्पसंख्यक राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष पहुंचे सुप्रीम कोर्ट। तो फिर ऐसी स्थिति में मोदी और शाह न सिर्फ कंफ्यूज है नीतीश को लेकर के, न सिर्फ कंफ्यूज है अपने सहयोगी दलों को लेकर के, बल्कि इस बीच में उनके 2 विकेट गिरने की बातें अब जो जिस तरीके से सामने आ रही है, उसको लेकर के ये लग रहा है कि साहब नीतीश ये चेताना चाहते हैं मोदी को कि साहब बीजेपी को तो पहले सोच लेना चाहिए था, बीजेपी ने सोचा नहीं, हमसे धोखे से वक्फ संशोधन कानून पर हमसे समर्थन तो ले लिया और उसके बाद भी हमें को नुकसान पहुंचाने की कवायद को अपनी यूनिट के जरिए बिहार के अंदर लगातार काम करने के लिए लगा दिया। ऐसे में नीतीश 3 ट्रैक पर काम कर रहे हैं। एक ये कि भारतीय जनता पार्टी मोदी और शाह को दबाएं, झुकाएं, अपनी शर्तों पर मनवाएं और उस बात का बदला लें जिसमें उनके साथ में उनका समर्थन ले लिया गया। लेकिन नीतीश का कितना बड़ा नुकसान हुआ इस पूरे चक्कर में, जिस वक्फ कानून को लाने से नीतीश को कोई फायदा नहीं, नीतीश के वोटर्स को फायदा नहीं, और उसके बावजूद नीतीश से वो समर्थन ले लिया गया। तो ऐसी स्थिति में नीतीश बीजेपी को अपनी शर्तों पर दबाना और झुकाना चाहते हैं। दूसरा ये, नीतीश अपनी पार्टी के नेताओं से भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ या फिर यूं कहें कि अल्पसंख्यक समाज के लेकर के उनके फेवर में एक स्टैंड दिला रहे हैं। और तीसरी स्थिति ऐसी जो उन्होंने एक बार फिर से एनडीए गठबंधन को छोड़ने और इंडिया गठबंधन की तरफ जाने के लिए उन लाइनों पर, उन प्लान्स पर फिर से
उसे रिवाइज करना शुरू कर दिया है। तो ऐसी स्थिति में क्या बीजेपी इसे पूर्ण रूप से समझ रही है या भारतीय जनता पार्टी इसे समझने में देरी कर रही है? देखना बहुत महत्वपूर्ण होगा दोस्तों कि इसका पूरा नतीजा क्या निकलता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में 16 तारीख अप्रैल बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण तारीख है। इससे आगे आने वाले दिनों में मोदी और शाह को झटका लगना बेहद तय माना जा रहा है। तो फिर एक ऐसी स्थिति कि जब पशुपति पारस जिन्होंने खुल करके ऐलान कर दिया, जीतन राम मांझी जो ऐलान करने की मुद्रा में और स्थिति में इस वक्त देखे जा रहे हैं। तीसरी तरफ नीतीश कुमार का मोदी शाह के खिलाफ में उनकी पार्टी के नेताओं के जरिए स्टैंड लेना और कुछ घंटों पहले अपने बेटे के ऐलान करवा देना कि पिताजी ही तो मुख्यमंत्री होंगे, उन्हीं के चेहरे पर ही चुनाव लड़ा जाएगा बिहार में। भारतीय जनता पार्टी इससे इतर सोचना भी नहीं चाहिए बीजेपी को। और नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार ने एक झटके में भारतीय जनता पार्टी के सपने को न सिर्फ चकनाचूर किया, बल्कि मोदी शाह के बेहद खास हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के उस भाषण, उस बयान को एक तरीके से ध्वस्त कर दिया, जिस रणनीति के माध्यम से अमित शाह बिहार के अंदर एक नई तरह की स्थिति उत्पन्न करने की कोशिश में लगे हुए थे। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर से मुश्किल में घिर गई है। ये मुश्किल उसको कितना नुकसान पहुंचाएगी, ये मानते हैं कि पशुपति पारस का भी राजनीतिक तौर पर उतना मौजूदा वक्त में भले ही बहुत ज्यादा कद ना हो सीटों के हिसाब से, लेकिन बिहार के चुनाव में मतदाताओं के बीच में 19% दलित वोटर्स के बीच में और उसके साथ में अति पिछड़ा और अल्पसंख्यक समाज का, मुसलमानों का 18% वोट जुड़ करके जाहिर तौर पर एक ऐसी स्थिति उत्पन्न करेगा जो एनडीए को धराशायी करने में बड़ी मजबूत खड़ी होगी। ऐसे में देखना होगा कि आगे तस्वीर बनती क्या है। दोस्तों फिलहाल आप क्या सोचते हैं? आपकी राय बेहद महत्वपूर्ण हमारे लिए। अपनी राय खोल करके कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। आपको खबर पसंद आई तो भी लिखें। अगर किसी एंगल को आपको समझ में नहीं आया या पसंद नहीं आए उसका रीजन भी लिखें और बताएं कि आपको पसंद क्यों नहीं आई। हम उसको अपने खबर में शामिल करेंगे। बहुत शुक्रिया आप सभी का अंत तक वीडियो देखने के लिए।